नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे उन सवालों के जवाब जिनका सरोकार आपसे है, वो सवाल और जवाब जो आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। संसद में आप सांसदों को सवाल पूछते हुए देखते हैं। सांसदों के इन सवालों के जवाब सरकार देती है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? नहीं, हमारी संसद में बहुत गहराई है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं। लेकिन ये सवाल लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। ऐसे में बहुत सी महत्वपूर्ण काम की जानकारियां या तो आप तक पहुंच नहीं पाती या देर से आप उनके बारे में जान पाते हैं। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम आपके सामने ला रहे हैं। क्यों है ये आपके लिए जरूरी? कैसे आपकी जिंदगी पर पड़ता है इनका असर? आज के कार्यक्रम में पहला जो सवाल है वो ऐसे विषय से जुड़ा है जिसके बिना धरती पर जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं जल की, यानी पानी की। 2021 के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया ने जल शक्ति मंत्रालय से सवाल किया। आइए एक नजर डालते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल और मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब पर। अनिल फिरोजिया ने अपने प्रश्न में जल जीवन मिशन के बारे में मंत्रालय से जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि जल जीवन मिशन का ब्यौरा क्या है। साथ ही उन्होंने जानना चाहा कि क्या मध्य प्रदेश के लिए कोई ग्रामीण पेयजल योजना बनाई गई है, और अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, अगर नहीं तो इसके कारण क्या है। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से इसका जवाब आया। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पटल पर इसका जवाब रखा। जवाब में मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगस्त 2019 में राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को पीने का पानी नल के जरिए उपलब्ध कराना इस मिशन का लक्ष्य है। मिशन की लागत की बात करें तो इस पर 3.60 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई। उस वक्त करीब 18 करोड़ 93 लाख ग्रामीण परिवारों में से महज 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास नल कनेक्शन था। यह आंकड़ा महज 17% था, यानी देश में हर 100 ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 17% के पास ही नल कनेक्शन था। मिशन की घोषणा के बाद 4 करोड़ 57 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। अब देश के 7 करोड़ 81 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिया जा चुका है। अब देश के 41% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के पास अपना नल जल कनेक्शन है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मिशन की शुरुआत में राज्य में सिर्फ 13,53,000 ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था। तब से 25,94,000 परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य में बचे हुए 82,80,000 परिवारों को 2023 तक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 के खिलाफ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। पूरी दुनिया ने ये बात मानी है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार है। देश में तेजी से वैक्सीन का न सिर्फ निर्माण हो रहा है, बल्कि तेजी से देश के लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो भी लगातार किया जा रहा है। भारत का वैक्सीन अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर चुका है। लेकिन वैक्सीन को लेकर अफवाहें भी बहुत फैली। इसी को लेकर सांसद एस रामलिंगम और ए गणेश मूर्ति ने स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल किया। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश भर के ग्रामीण गांव के कई लोग इस मिथक के कारण टीकाकरण के लिए आगे नहीं आए हैं कि कोरोना वैक्सीन पुरुषों और महिलाओं में बांझपन का कारण बन सकती है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने इन टीकों से बांझपन और दूसरे दुष्प्रभावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने सहित इन टीकों के सुरक्षित और प्रभावी होने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जरूरी उपाय किए? और इन प्रश्नों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जवाब पटल पर रखा। जवाब में मंत्रालय ने कहा
कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर पुरुषों और महिलाओं में बाजपन सहित झूठी खबरों की जो भी सूचना मिली, केंद्र सरकार ने उसका तुरंत निराकरण किया। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों की झिझक दूर करने के लिए संचार नीति के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट का प्रयोग किया गया। मीडिया चैनलों, रेडियो जॉकी को सही सूचना देने और कोविड-19 टीकाकरण पर विश्वास के लिए अभियान भी चलाए गए। इसके अलावा सही तथ्यों के साथ लेख प्रकाशित किए गए और विशेषज्ञों के वीडियो के जरिए वैक्सीन को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की सूचना दी गई। राज्यसभा सांसद इनंड कडाडी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से चिकित्सा और महाविद्यालयों में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या सरकार देश में चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस स्नातकोत्तर की सीटों में समान संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इस अहम सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देश में एमबीबीएस पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए पिछले 7 साल में कई कदम उठाए गए। देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2014 में 54,348 थी, जो 2020 तक 53% बढ़कर 83,275 हो चुकी है। पीजी की सीटें 2014 में 30,191 से 80% बढ़कर 42,720 हो गई है। डीएनबी और सीपीएस की सीटें मिलाकर कुल 54,275 हो गई हैं। तब बात करते हैं शिक्षा की। कोविड काल जीवन के लिए मुश्किलें और चुनौतियां लेकर आया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी चुनौती सामने आई। इसका हल बनी डिजिटल शिक्षा। इसी को लेकर लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा। जगदंबिका पाल ने जानना चाहा कि क्या ये सच है कि कक्षाओं के डिजिटल मोड में होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे पिछड़ गए? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कक्षाओं और अध्ययन सामग्री के डिजिटल और ऑनलाइन मोड तक पहुंचने में मदद करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? क्या सरकार ने डिजिटल ऑनलाइन कक्षाओं और अध्ययन सामग्री तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए मंच शुरू किया है? वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन प्रश्नों का जवाब पटल पर रखा और जवाब में बताया गया कि 17 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई विद्या नाम की पहल शुरू की गई, जो शिक्षा के लिए मल्टी मोड पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एक साथ लाने का काम करता है। इसके अलावा दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री प्रदान करने के लिए देश को डिजिटल बुनियादी ढांचा है, ये एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विचार के तहत शुरू किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक हर क्लास के लिए एक चैनल शुरू किया गया। स्वयं प्रभा टीवी चैनल इसके लिए निर्धारित है। इसके अलावा रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट का उपयोग भी शामिल है। साथ ही एनआईओएस वेबसाइट, यूट्यूब पर डिजिटल एक्सेसिबल सूचना तंत्र और सांकेतिक भाषा में विकसित दृष्टि बाधित और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई कंटेंट भी उपलब्ध कराया गया है। ये सभी योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। जिन छात्रों के पास पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, उनके लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर खास पहल की जा रही है। वहीं गली गली, सिम सिम, तिली मिली कार्यक्रम, मोटर स्कूल, रोविंग टीचर, प्रोजेक्ट स्माइल, ई कक्षा, घर पर पुस्तक पहुंचाना, छात्रों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए शिक्षक से कॉल पर बात, ये तमाम कोशिशें हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं और अपने जवाब में मंत्रालय ने बताई। कोविड महामारी संकट लेकर आई, सब मिलकर इसका मुकाबला भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कैसे कोविड काल में शिक्षा अब डिजिटल होती जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने पूछा कि ग्राम पंचायतों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थिति क्या है।
उन्होंने अपने प्रश्न में जानना चाहा कि क्या 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने के चरण 1 का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। साथ ही क्या मार्च 2019 तक जिन ग्राम पंचायतों को कवर किया जाना था उनका लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस पर पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने ग्राम पंचायतों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर जवाब सदन के पटल पर रखा। अपने जवाब में मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत नेट परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं दूरसंचार विभाग चरणबद्ध तरीके से इस काम को अंजाम दे रहा है। अगर पहले चरण की बात करें तो मंत्रालय ने कहा कि पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हुआ। पहले चरण में 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा गया। 1,20,392 ग्राम पंचायतों में से 1,18,649 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। भारत नेट का दायरा ग्राम पंचायतों से बढ़ाकर बसे हुए गांवों तक कर दिया गया है। साथ ही जुलाई 2021 तक कुल 1,57,919 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार भी किया गया है। अब नजर डालते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े सवाल पर। संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने सवाल पूछा कि सरकार ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए। सांसद सुजीत कुमार ने जानना चाहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत हथियारों, उपकरणों के विकास और उत्पादन में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सदन के पटल पर जवाब रखा। मंत्रालय की तरफ से जवाब में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने 21 अगस्त 2020 को 101 वस्तुओं को पहली स्वदेशी सूची में डाला। 31 मई 2021 को 108 वस्तुओं को दूसरी स्वदेशी सूची में शामिल किया गया। वहीं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए तमाम बड़े कदम उठाए गए और इन सूचियों में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, कॉर्वेट, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रडार, व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म जैसे उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं। इसके अलावा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन नाम के पोर्टल की शुरुआत भी हुई। सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाए। साल 2024 तक इन गलियारों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। रक्षा क्षेत्र के बाद अब बात करते हैं एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। लोकसभा सांसद डीएम कथीर आनंद, बालभाऊ और के नवासखनी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री से सवाल किया। इन्होंने अपने सवालों में जो बातें शामिल की हैं उस पर नजर डालें तो पूछा गया कि क्या पिछले 6 साल के दौरान एफडीआई में कमी आई है? अगर हाँ तो इसके कारण क्या है? पिछले 6 साल के दौरान एफडीआई का क्या ब्यौरा है? साथ ही जानना चाहा कि एफडीआई को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। एफडीआई से जुड़े इन सवालों का जवाब वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने पटल पर रखा। अपने जवाब में मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पिछले 6 साल में एफडीआई में कमी नहीं आई है बल्कि इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। मंत्रालय ने बताया है कि 2015-16 में 55,559 मिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई आया, जबकि 2016-17 में एफडीआई 60,220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। वहीं 2017-18 में एफडीआई का आंकड़ा 60,974 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा, जो 2018-19 में 62,001 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वहीं 2019-20 में एफडीआई बढ़कर 74,390 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020-21 में और बढ़ा और ये बढ़कर 81,973 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। साथ ही बताया गया कि एफडीआई नीति को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और समय समय पर इसमें बदलाव भी किए जाते हैं। भारत में निवेश ज्यादा आए, इसके लिए आकर्षक और निवेशक अनुकूल माहौल भी लगातार बनाया जा रहा है।
एफडीआई के लिए उदार और पारदर्शी नीति को अपनाया गया है। साथ ही सरकार ने कोयला खनन, डिजिटल मीडिया, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, नागर निर्माण, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में सुधार शुरू किए हैं। एफडीआई के बाद अब बात करते हैं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल की। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री से सवाल किया और अपने सवाल के अंतर्गत उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार की 2024 तक सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण की योजना है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? साथ ही उन्होंने पूछा कि पूरे देश में रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है और सरकार अगले 3 साल में इसमें कितना विस्तार करने का विचार रखती है। 2024 तक सभी रेल पटरियों के विद्युतीकरण की अनुमानित लागत कितनी है, ये भी उन्होंने मंत्रालय से जानना चाहा। अपने जवाब में मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम मिशन मोड पर जारी है। साथ ही बताया गया है कि 1 अप्रैल 2020 तक भारतीय रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है। वहीं 1 अप्रैल 2021 तक करीब 7.54 लाख करोड़ रुपए की इसमें लागत आई। इसमें से 51,165 किलोमीटर लंबाई की 484 रेल परियोजनाएं मंजूर की गई, जिनमें 10,638 किलोमीटर लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मार्च 2021 तक 2,13,815 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रेल के बाद अब बात करते हैं सड़क निर्माण की। लोकसभा सांसद विष्णुदत्त शर्मा, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा और डॉक्टर भारतीबेन डी श्याल ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल किया। इन्होंने अपने सवालों के अंतर्गत जानना चाहा कि क्या सरकार देश में सड़क निर्माण में बेकार पड़े प्लास्टिक के कचरे का उपयोग कर रही है? अगर हाँ, तो प्रस्तावित सड़कों की लंबाई कितनी है? क्या सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक के कचरे का उपयोग पर्यावरण के लिए सही है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जवाब पटल पर रखा। अपने जवाब में बताया है कि अब तक 703 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण बेकार प्लास्टिक के उपयोग से बनाया गया है। मंत्रालय 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरी क्षेत्र में 50 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों पर और सर्विस रोड पर परत चढ़ाने में बेकार प्लास्टिक के उपयोग के निर्देश जारी किए गए। साथ ही सड़क निर्माण में बेकार प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण की रक्षा हो रही है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, सुखराम सिंह यादव और विशंबर प्रसाद ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि किन शहरों में सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई है। अपने प्रश्न में उन्होंने जानना चाहा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किन शहरों में सी प्लेन के परिचालन की अनुमति मांगी है। सी प्लेन को कौन कौन से शहरों में और कब तक परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। किन किन कंपनियों ने सी प्लेन के परिचालन की अनुमति मांगी है। जवाब में सरकार ने उन जगहों का ब्यौरा दिया जहां सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई है। इस ब्यौरे पर अगर नजर डालें तो इनमें गुजरात में 3 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई, जिनमें सरदार सरोवर बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट और शत्रुंजय बांध शामिल है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर भी ये अनुमति दी गई है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शहीद द्वीप यानी नील आइलैंड पर भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा लॉन्ग आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, यहां पर सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं असम में 2 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई है, जिनमें गुवाहाटी रिवर फ्रंट, साथ ही उमरांगसो रिजर्वायर शामिल है। वहीं तेलंगाना के नागार्जुन सागर बांध पर भी अनुमति दी गई है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैराज पर अनुमति दी गई है। लक्षद्वीप आइलैंड के 2 जगहों मिनिकोय और कावारत्ती पर भी सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई है। आगे सरकार की तरफ से बताया गया कि साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर 2020 को प्रचालन शुरू हो चुका है। साथ ही
मेसर्स स्पाइस जेट टेक्निक को 17 फरवरी 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक एयरक्राफ्ट चलाने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण चुने गए एयरलाइन प्रचालक द्वारा प्रचालनों को रोक दिया गया है। लोकसभा सांसद जयदेव गल्ला ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया और उसका क्या उपयोग किया गया है। 2021 में प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित और अब तक प्रशिक्षित किए जा चुके लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है। 2021 की पहली छमाही में संशोधित योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने सवाल का जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत 948.90 करोड़ रुपए खर्च करके 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के मकसद से 15 जनवरी 2021 से इसे शुरू किया गया। 10 जुलाई 2021 तक PMKVY 3 के तहत 1,12,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 57,000 उम्मीदवार महिलाएं हैं, जो कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों का करीब 51% है। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने आयुष मंत्री से पूछा, क्या सरकार आयुर्वेद और यूनानी औषधि और उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देने का विचार रखती है। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। उन्होंने जानकारी दी कि जी हां, सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा और उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। आयुष मंत्रालय इसके लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना चला रहा है। सरकार ने देश में आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा, रिग्मा, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम विकसित की है। इसके तहत आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा, रिग्मा, यूनानी और होम्योपैथी के विश्व स्तरीय आधुनिक अस्पतालों की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में निजी निवेशकों को वित्तीय मदद दी जा रही है। ये योजना 2021-22 में शुरू की गई है और चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम के चिकित्सा मूल्य यात्रा घटक के लिए कुल 94.5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में जागरूकता पैदा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार स्कीम भी चला रहा है। राज्यसभा सांसद बी लिंगिया यादव ने नागर विमानन मंत्री से वंदे भारत मिशन से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना शुरू करने वाली वंदे भारत मिशन के तहत क्या प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने इस सवाल का जवाब दिया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने भारत और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच यात्रा को सुलभ बनाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। 29 जुलाई 2021 तक 88,700 से ज्यादा इनबाउंड उड़ानें चलाई गई हैं। 100 से ज्यादा देशों से 72 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौट चुके हैं। इस दौरान 88,000 से ज्यादा आउटबाउंड उड़ानें चलाई गई और 58 लाख से ज्यादा यात्रियों ने भारत से विदेशों की यात्रा की है। इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय और सुझाव हमारे साथ questionhour.sansadtv@gmail.com पर साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।